गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग ऑफ यंग इंडिया। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ यंग इंडिया के बिहाफ पे, और जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ ईशान ऑक्टा। आई एम अ प्रेजिडेंट ऑफ यंग इंडिया NGO, रजिस्टर्ड इन हाटकोटी, नाजर हाउस, VPO हाटकोटी, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। यंग इंडिया की जो मुख्य एजेंडाज हैं, इट्स अबाउट एनवायरनमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। आज जिस टॉपिक को मैं यंग इंडिया में आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, जो भी मुझे देख रहे हैं, वैसे तो बहुत लिमिटेड नंबर है जो मुझे देख पा रहा है। हमारे लिमिटेड से फॉलोअर्स हैं यंग इंडिया पेज पे, और यूट्यूब चैनल पे भी अभी ज़्यादा बड़ा फैमिली नहीं है। बट मैं उम्मीद करता हूँ जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुँचेगी उन्हें मैं कुछ चीज़ें बता पाऊँ, जो कि आज का मुद्दा है। जैसे आप सबको पता है कि हिमाचल में बाय इलेक्शंस होने वाले हैं 4 मुख्य सीटों पे, ठीक है, जिसमें मंडी सीट नंबर 2 जो कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, फिर अपना सीट नंबर 08 जो कि फ़तेहपुर है, फिर अपना सीट नंबर 50 जो कि अर्की है, और एट लास्ट जुब्बल कोटखाई जो कि सीट नंबर 65 है ऑफ विधानसभा। अब थोड़ा सा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो हिमाचल में 4 सीट्स एलोकेटेड है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जिसमें मंडी एक है। और फिर हमारे यहाँ पे जो अदर सीट्स हैं विधानसभा की, वो टोटल 68 हैं, जिसमें से जुब्बल कोटखाई भी एक है। तो बाय इलेक्शंस का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है सेंट्रल कमीशन ऑफ इंडिया से, और ये नोटिफिकेशन 28 सितंबर 2021 को एज अ प्रेस नोट रिलीज़ इशू किया गया था। तो इसमें लिखा गया है, सब्जेक्ट फॉर बाय इलेक्शन इन पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ वेरियस स्टेट्स द कमीशन हैज़ रिसीव्ड द सिचुएशन रिलेटेड टू पैंडमिक फूड फेस्टिवल कोल्ड कंडीशन इन सर्टन रीजन्स feedback from concerned state UT taken into consideration all facts and circumstances as it has decided to hold by elections to fill vacancies in 3 parliamentary constituencies of UT and Dera and Nagar, Daman and Diu, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, and 30 vacancies in assembly constituencies of various states as per details given below। तो इसमें पूरी डिटेल्स हैं कि कौन सी 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिसका सीट्स वैकेंसी हैं लोकसभा में, ठीक है, और राज्यसभा में हिमाचल की 2 सीट्स हैं, और लोकसभा में 4, और विधानसभा में 68। तो उस सब का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूँगा आप सबके बीच। जो पोल इवेंट हैं, डेट ऑफ इशू गैजेट नोटिफिकेशन जो आया था वो 01/10/2021 को आया था। लास्ट डेट ऑफ जो नॉमिनेशन है एप्लीकेशन फाइलिंग की, वो है 08/10/2021 फ्राइडे को। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं नॉमिनेशंस फाइलिंग की स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि MLA रिप्रेजेंटेशन है ऑफ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो डेट ऑफ जो स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन है वो 11 तारीख को होगा, मंडे को। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स जो कि 13 तारीख को होगा, वेडनेसडे को। डेट ऑफ पोलिंग जो है वो 30 को है, उस दिन सैटरडे है, 30 अक्टूबर को। डेट ऑफ जो काउंटिंग है वो 2 तारीख को होगा, ट्यूसडे को, 11th मंथ ऑफ दिस ईयर। डेट बिफोर विच द इलेक्शन शुड बी कम्प्लीटेड वो है 05/11/2021 फ्राइडे को। तो ये कुछ मोटी मोटी डिटेल्स थी जो इलेक्शन कमीशन ने जारी कराया है स्टेट्स को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने। तो इसमें पोल जो इवेंट्स हैं फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ आसाम, बिहार एंड वेस्ट बंगाल वो भी गिवन है, और वहाँ पे भी सेम डेट्स हैं, सेम शेड्यूल्स हैं।
और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इंतज़ाम किया गया है जहाँ पे भी है। और जैसे हमारे जुब्बल कोटखाई नावर में 128 पोलिंग स्टेशंस रहेंगे जहाँ पे हम वोट कास्ट करेंगे। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। नॉमिनेशंस और उसके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, इंडोर में कितने लोग रहेंगे, आउटडोर में कितने रहेंगे, स्टेट कैंपेनर्स कितने रहेंगे मैक्सिमम, रोड शोज़ नॉट अलाउड है, ठीक है। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स में मैक्सिमम लिमिट 50 लोगों की है। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5% अलाउड है विद रिप्रेजेंटेटिव। कैंपेन थ्रू वीडियो, नॉट मोर देन 50 ऑडियंस शैल बी अलाउड इन अ वन क्लस्टर पॉइंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस एंड अदर कंप्लाइंस टू कोविड गाइडलाइंस, ठीक है। यूज़ ऑफ व्हीकल फॉर कैंपेन्स क्या है, साइलेंस पीरियड है 72 आवर्स आफ्टर पोलिंग। तो ये इस तरह से पूरी एक नोटिफिकेशन जारी करी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन इलेक्शंस के लिए। तो अब बात करते हैं मेजर पार्टीज़ और उन इलेक्शंस पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स की कि कौन कौन है स्पेसिफ़िकली जुब्बल कोटखाई नावर में। और मैं जिस पंचायत से बिलोंग करता हूँ वो जयपीड़ी पंचायत है और जुब्बल कोटखाई नावर की एक वन ऑफ द बिगेस्ट पंचायत में से एक है। और मैं जिस ग्राम से बिलोंग करता हूँ इट्स ओल्ड जुब्बल। तो अभी मैं जैसे कल जुब्बल गया था तो मुझे वहाँ पे पता चला कि जुब्बल में एक मीटिंग हुई है ऑफ स्पेसिफिक पार्टी, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन था। तो मैं उन चीज़ों में अभी नहीं जाना चाहता हूँ और मेरा जो इस व्लॉग को बनाने का है कि आई वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस अपने लेवल पे, अपने एनजीओ के बिहाफ पे टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, टू द पीपल ऑफ दिस स्टेट जो कि रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को पुट अप करूँगा जिससे मे बी आपको हेल्प हो एक राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में, या खुद की रिप्रेजेंटेशंस भी आप दे सकते हैं इफ़ यू वांट टू। जैसे कि यहाँ पे मेजर जो पार्टीज़ हैं दे लाइक कांग्रेस, बीजेपी, फिर थोड़ा सा माइनॉरिटी में आप, बसपा एंड अदर्स। और उसमें एक और कैटेगरी भी है जो कि आप सेल्फ नॉमिनेशंस भी कर सकते हैं। तो उसका जो क्राइटेरिया है इट इज़ कि यू शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया टू द स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। और सेकंड योर मिनिमम एज शुड बी 25। तो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं जिनकी एज 25 से ऊपर हैं, दे आर राइट एलिजिबल कैंडिडेट्स हु कैन नॉमिनेट देमसेल्फ फॉर देयर स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अब बात करेंगे मेरी पंचायत की। जो मुझे लगा कि मुझे क्यों इन चीज़ों पे बात करना है कि जब भी अभी हमने मैंने अभी पंचायती राज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था तो मुझे उसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है। रीजंस भी उसके बहुत सारे हैं। वो रीजंस ये है कि मेरा जो रिसर्च वर्क है वो काफ़ी डीप और इंटेंस था उस चीज़ को करने के लिए। तो ये मेरा रिसर्च वर्क है पंचायती राज इलेक्शन का, जो मैंने कलेक्ट किया, स्टडी किया, और इसमें बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे इंसाइट्स हैं जो कि सीखने लायक हैं। अब मैं उसको एक एक करके आप सबके सामने पुटअप करूँगा कि कैसे उस चीज़ को क्रॉस चेक करें। तो जो अपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और जो भी होते हैं, हमें उनका चयन करना हम तभी कर पाएंगे सही से जब हम उनको या तो पर्सनली जानते हैं या हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे केस में क्या था कि मुझे बहुत पहली बार विलेज लेवल पे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है पंचायती राज इलेक्शंस में, जो कि 2021 में हुए थे स्टार्टिंग में। तो बहुत से तथाकथित पॉलिटिशियंस हैं जो अपने को बताते हैं, हर विलेज लेवल में होते हैं, आप सबको पता है जो आप देख रहे हैं। बट वो क्या है, उस पर रूमर्स पार्ट्स ज़्यादा हैं, तो उसमें से मैं नाम नहीं लूँगा। कुछ लोग मेरे सराउंडिंग में भी थे
जिन्हें मुझे लगा इनिशियली मुझे लगता था कि हाँ दे नो मच बेटर, बट जब हम फील्ड में काम करते हैं या आप फील्ड में काम करोगे देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि वो उनको कितनी चीज़ें पता है और उन्हें क्या नई चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मेरा जो सक्सेस रेशो था इट्स 100%। और अब आप अपना चेक कर लीजिए कि आपका सक्सेस रेशो क्या था पंचायती राज इलेक्शंस में जो आपने वोट कास्ट कर रहे थे उसके लिए। मेरा 100% कैसे था कि उसमें हर तरह के कैंडिडेट थे। दे बिलोंग्स टू कांग्रेस, दे बिलोंग्स टू बीजेपी, दे बिलोंग्स टू कम्युनिस्ट पार्टी एज वेल। तो आपको देखना है, वो आपका एक पर्सनल राइट है। मेरे जो राइट्स थे मैंने उन्हें अच्छे से एम्बेड किया अपने रिप्रेजेंटेटिव में जो मेरे पैरामीटर्स पे मीट करते थे, क्योंकि अब एक एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक राइट कैंडिडेट का चयन करें। क्योंकि जिस तरह से हम एप्पल्स पे बात करते हैं, एप्पल फार्मिंग पे बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ एप्पल की बात करते हैं, उसी तरह से हमें क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की भी बात करनी है। तभी हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी उन पॉइंट्स पे जिन पे अभी वीक है। तो मैंने जिन कैंडिडेट्स को वोट करा था उसमें से जो ज़िला परिषद थे दैट इज़ मिस्टर विशाल शांगटा जी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। सेकंड मैंने जिन्हें वोट करा और वो जीते दैट इज़ रीनू शर्मा जी, जो कि शायद बीजेपी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। थर्ड जिन्हें मैंने वोट करा जो कि मिसेस ललिता ओक्टा जी थे, जो मेरे चाची भी थे, वो प्रधान हैं और वो उनका आइडियोलॉजी शायद कांग्रेस से बिलोंग करते और सेम गोज़ विद द वाइस प्रेसिडेंट जो कि विनोद मोक्टा जी थे और वो भी उसी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो वो एक अपना क्राइटेरिया है सबका, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है कि जो आपने वोट कास्ट करे हैं उसका सक्सेस रेशो क्या है। और मैं उन सभी कैंडिडेट से उम्मीद करता हूँ वो हमारी पंचायत के लिए, हमारी ज़िला परिषद के लेवल पे, हमारे बीडीसी लेवल पे, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेंगे। इसीलिए मैंने उन्हें अपना कीमती वोट दिया है और मैं चाहूँगा कि वो डेडिकेशन से काम करें, अच्छे से काम करें, तभी ये चीज़ें अच्छे से रिज़ल्ट में इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो जो मैंने बात करी है कि क्या सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, जैसे कि कोविड वाला सिचुएशन आया, सारा अर्बन इकॉनमी इज़ शिफ्टेड टू रूरल इकॉनमी, जिसमें यंग इंडिविजुअल्स मेरी तरह उन्होंने शिफ्ट करा है और वो कुछ केसेस में बहुत अच्छा है। मेरे लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि मेरा सिस्टम ऐसा है, आई एम रनिंग लिसनर सॉफ्ट डाटा टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ अ डाटा कैप्चरिंग स्टार्टअप और हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट से वो इट्स अ रिकमेंडेड स्टार्टअप। तो मेरे लिए बहुत ईजी था उन चीज़ों को वो करना। तो और जो जिनका उस तरह से सिस्टम है तो शायद वो भी उस चीज़ पे कर पाएंगे। हाँ, अब नाउ कम बैक टू द टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, विच इज़ एजेंडाज़। देखिए, हमारी पंचायत पे जो मैंने नोटिस करा है, जो जयपीडी पंचायत में वर्क्स हुए हैं पिछले 5 सालों में, और जिसके सेक्रेटरी मिस्टर मदन मोहन शर्मा जी हैं, जो पंचायती राज इलेक्शंस, पंचायती राज कमीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके थ्रू एजेंडाज़ या जो भी डिमांड्स होती हैं पंचायत की वो आगे फॉरवर्ड की जाती हैं। तो मैंने उसमें क्या पाया है, इसमें बहुत सारे वर्क्स ऐसे हैं जो एक स्किल ओरिएंटेड नहीं है। तो जिनके भी बच्चे या जैसे आप लोग भी हैं, आप एजुकेटेड हैं, अगर आपके पास कोई वर्क ऐसा नहीं होगा जो आप अपने गांव में जाके कर सकते हैं और आप स्टिल वही चीज़ें लाइक मनरेगा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी हिमाचल की सबसे हाईली इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मुझे भी किसी भी लेवल पे नहीं लगता है कि वो चीज़ जस्टिफाइड है। ठीक है, तो अगर मैं भी हूँ, मुझे पंचायत में काम करना है या मुझे एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आफ्टर टेकिंग गुड एजुकेशन जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिलाई है कि मैं जाके लेबर का काम करूँ। तो इट्स लाइक ए टोटली पुटिंग अनएथिकल और अनवांटेड चीज़ उस जगह पे जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो कब चीज़ ख़त्म होगी, अबॉलिश होगी, जब यंग इंडिविजुअल्स, पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, हम अपनी बात को आगे रखेंगे। और हमारी बात को आगे रखने का सिर्फ यही रीज़न्स हैं कि हमें सिस्टम में पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना होगा। अब जैसे वो चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने सेम चीज़ें मैंने अपनी पंचायत को एजेंडाज़ भी बना के दिया था 8 पॉइंट का, ठीक है, कि क्या कंसीडर हो सकता है। बट उसका बैरियर वहाँ पे आ जाता है कि जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये कहते हैं कि पंचायत लेवल में इतने एडवांस एजेंडाज़ का कोई पर्पज़ नहीं है।
तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। बजटिंग उसका रीज़न हो सकता है, थॉट प्रोसेस उसका रीज़न हो सकता है, एजुकेशन उसका रीज़न्स हो सकता है, और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उन रीज़न्स को अवेयरनेस के ही माध्यम से एलिमिनेट किया जा सकता है, जिसके लिए मैं एक कोशिश अभी कर रहा हूँ आपको एजुकेट करने की। तो मेरे जो कुछ एजेंडाज थे, दैट इज़ फर्स्ट जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट था, सेकंड इज़ अबाउट हेल्थ, थर्ड इज़ अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फोर्थ इज़ ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर, फिफ्थ इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, एंड सिक्स्थ इज़ स्टॉक इन्वेंट्री सेंटर फॉर लोकल प्रोड्यूस, उसमें एप्पल भी आता है, एप्पल मेजर इकोनॉमी पार्ट का है। सेवन्थ इज़ मार्केटिंग एंड प्रमोशन एजेंसी, और एट्थ वी नीड स्टार्टअप्स, वी नीड मोर एंड मोर स्टार्टअप्स। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, रोहित ठाकुर जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस्टर चेतन ब्राक्टा जी शायद बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और शायद आपको लोकेंद्र जौटा जी रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं, आप भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं अगर आप अपने को ये समझते हैं कि भाई ठीक, येस आई एम एलिजिबल, आई कैन नॉमिनेट माई सेल्फ एज अ लीडर। तो डेफिनेटली आपसे लोग इंस्पायर होंगे, आपसे मोटिवेट होंगे, और अगर आप में वो क्वालिटीज़ होगी लीडरशिप रोल पे, तो डेफिनेटली यू कैन रिप्रेजेंट योर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, जो होना भी चाहिए, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर हमारा डेमोक्रेसी को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उसे बेटर करना है, तो उसमें अपना पार्टिसिपेशन सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद भी अगर कोई आपको ऑप्शन नहीं सूझता है, वहाँ पे नोटा का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो वहाँ पे नोटा का भी ऑप्शन है, आप उसको भी जाके क्लिक कर सकते हैं। तो अगर जैसे पिछले मेरे पास जो डाटा है, उसमें पिछले बाई इलेक्शंस में 0.50 नोटा पे बटन्स गए थे, मत गए थे, और जो उसके बाद इलेक्शंस हुए वो नंबर 1% से ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर ये नोटा वाला प्रोसेस ज़्यादा बढ़ता रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर प्रेशर आएगा ज़्यादा काम करने का, ज़्यादा अच्छे काम करने का और सही से काम करने का। अगर वो नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम है उन्हें सिस्टम से बाहर कर देगा। तो जिसे ऐसे लगता है कि भाई कोई भी कैंडिडेट काम का नहीं है, मुझे वो जस्टिफाइड नहीं लगता है, तो आप नोटा दबाएं। क्योंकि इस नंबर को जस्टिफाइड करने का ये कि हमारे यहाँ पे 60 to 70%, और एक्सेप्शनल केसेस में जैसे अभी कोविड था तो उसमें 80% वोटिंग गई होगी, बट जो 30 to 40% जो एजुकेटेड यूथ है वो सिर्फ इसलिए वोट देने नहीं जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि यार डिज़र्विंग कैंडिडेट तो इस लिस्ट में है ही नहीं है। वो डिज़र्विंग कैंडिडेट वो खुद भी हो सकते थे, बट दे नेवर टुक इनिशिएटिव उस पार्ट पे आने की या उस पार्ट पे सोचने की। तो उस पे सोचिए, ध्यान दीजिए, पर अपने राइट्स का आप प्लीज़ अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, करना चाहिए। अब मैं बहुत सारे रीजंस की वजह से ये चीज़ें बोलता हूँ, क्योंकि इवन फैमिलीज़ में भी दे डोंट टेक मोर सीरियसली कि भाई हमें वोट करना है, ठीक है। इसमें मेरे अपने घर में भी बहुत इशू रहा पिछले टाइम। अभी जो पंचायती राज इलेक्शंस थे तो उसमें उन्होंने देखा, जब मैंने अपने पेरेंट्स से अपनी जो वोट कास्ट है उसको कंपेयर करा तो दे हैव जस्ट 25% सक्सेस रेशो। तो मैं उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा हूँ, क्योंकि शायद मेरा पार्टिसिपेशंस और मेरा फील्ड पे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहा उस वजह से। तो आप कंपेरेटिव स्टडी तभी कर पाएंगे अपने घर के लेवल पे जब आप उस रिज़ल्ट को कंपेयर करेंगे अपने सराउंडिंग के कंपेयर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुब्बल कोटखाई में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका सक्सेस रेशो 100% रहा होगा, और जिनका सक्सेस रेशो 100% रहा है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका ये इतना इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा है कि वो इतने हाई रिजल्ट दे पाए। तो वो खुद समझते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शंस कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और वही लोग हैं जो गेम चेंजर्स हैं, जो कंट्री की डेमोक्रेसी को एक बेटर लेवल पे लेके आ पाएंगे, जो कि हमें एक बेटर सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री बनाने में या जो भी डेवलप्ड कंट्री बनाने में जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको रेज करने में हेल्प करेंगे। बट इट्स वेरी क्लियर कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम को अगर रेटिंग करना है तो उसका एक ही क्राइटेरिया है कि हमें इवैल्यूएशंस करते रहना होगा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का,
ठीक है, ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरियाज पे। तो अब एट लास्ट मैं अपनी यंग इंडिया एनजीओ के बिहाफ पे एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, जो कि है अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आने वाले 3 से 5 साल में वी विल फंड 3 पॉलिटिकल एनालिसिस स्टार्टअप्स और फंडिंग अमाउंट्स विल बी 50 लाख रुपीज़ ईच। तो जो भी लोग पॉलिटिकल एनालिसिस स्टार्टअप बनाने में इंटरेस्टेड हैं जुब्बल कोटखाई नावर से, दे कैन सेंड मी अ मेल। मैं डिस्क्रिप्शंस में अपना ईमेल आईडी दे दूंगा। दे कैन अप्लाई विद देयर फुल डिटेल्स, विद देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। यंग इंडिया विल सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, ठीक है, अंडर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस स्टार्टअप्स। तो विश यू अ गुड लक, बेस्ट विशेस। अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय भारत, जय हिंद।